एवरीवन, आज हम WCS यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस का ईयर 1 का मॉड्यूल 6 कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले बता दूं कि आप अगर क्विज एक्सेस करना चाहते हैं अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.instrani.com, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 रीड करो। कन्वर्ट 45 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में जो रिलेशन होता है वो कौन से फॉर्मूले से हमें मिलता है, दैट इज F इज इक्वल टू 32 प्लस 9/5C। C क्या है? टेम्परेचर इन सेल्सियस और F क्या है? टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, तो फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो 32 प्लस 9/5 C की जगह हम 45 को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 932 प्लस 81 यानी कि 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 देखो। एट व्हाट टेम्परेचर विल फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड थर्मोमीटर्स विल गिव द सेम रीडिंग। यानी कि हमें वो टेम्परेचर फाइंड करना है जहां पर फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस होता है। अब रिलेशन सेम ही रहेगा, 32 प्लस 9/5 इंटू सी। ठीक है, अब दोनों बराबर है तो हम F की जगह C या C की जगह F पुट कर सकते हैं। F इज इक्वल टू C दिया हुआ है ना, दोनों का मेजरमेंट इक्वल है। तो हम एक काम करते हैं, F की जगह C या C की जगह F पुट कर दो। मैं C की जगह F पुट कर रही हूँ। एंड अब आप क्या कर सकते हो, लाइक टर्म्स को सॉल्व करके फ़ारेनहाइट की F की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो एलसीएम लोगे इसका तो ये हो जाएगा -4F/5 इज इक्वल टू 32 यानी कि F की वैल्यू आ जाएगी -40। तो आंसर क्या हो गया इसका, -40 डिग्री पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी -40 डिग्री पर, डिग्री सेल्सियस कह लो या डिग्री फ़ारेनहाइट कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो -40 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 123। कन्वर्ट -273 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन स्केल। हमने पहले वाले मॉड्यूल में, इससे पहले वाली वीडियो में भी देखा था कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमें मालूम है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन होता है। तो जब हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम जो भी वैल्यू होगी, जो भी टेम्परेचर होगा, उसको 273 उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है -273 डिग्री, तो टेम्परेचर देखो क्या ले सकते हैं हम, -273 और इसमें 273 ऐड कर दो तो कितना आ गया, 0। यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, 0 डिग्री केल्विन के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। What is the value in degree centigrade? सेंटीग्रेड मतलब सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस फॉर 20 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट में हमें टेम्परेचर दिया हुआ है तो सेम रिलेशन यूज करेंगे। अब मैं रिलेशन नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ। 20 डिग्री फ़ारेनहाइट है, F इज इक्वल टू 32 प्लस 9/5 और सेल्सियस में हमें फाइंड करना है तो C की जगह मैं C लिख रही हूँ। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, ये हो जाएगा 20 - 32 यानी कि -12 इज इक्वल टू 9/5C, यानी कि C इज इक्वल टू -12 इंटू 5/9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा -6.67 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, -6.67 डिग्री सेल्सियस, मीन्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 125। What is the maximum temperature that can be measured by mercury thermometer? तो ये आपको पता होना चाहिए कि मर्करी थर्मोमीटर जो है वो मैक्सिमम 300 डिग्री तक मेजर कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी 300 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो। What is the name of temperature measuring instrument? ये इंस्ट्रूमेंट देखकर आपको बताना है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ये वेपर प्रेशर थर्मोमीटर है, बायोमेटेलिक थर्मोमीटर है, रेडिएशन थर्मोमीटर है या फिर थर्मो इलेक्ट्रिक पैरोमीटर है।
ठीक है, इसको देख करके आपको बताना है। तो ये कौन सा वाला है, ये बायमेटेलिक थर्मोमीटर है, ठीक है, बायमेटेलिक थर्मोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which instrument is used to measure temperatures of red hot metals up to 3000 डिग्री सेल्सियस। देखो इसका रेड हॉट मेटल्स, बहुत गर्म टेम्परेचर लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करने वाला इनमें से कौन सा डिवाइस है, ठीक है। तो रेडिएशन पायरोमीटर, पायरोमीटर डिवाइस क्या होता है, जो रिमोट सेंसिंग डिवाइस होता है, जो टेम्परेचर को मेजर करने के काम होता है। अब रेड हॉट है, फिजिकल कांटेक्ट से हम मेजर नहीं कर सकते उसको, तो इसलिए जैसे तो रेड हॉट होने के कारण फिजिकल कांटेक्ट पॉसिबल नहीं है थर्मोमीटर का, तो इसीलिए पायरोमीटर रिमोट सेंसिंग डिवाइस होता है। रेडिएशन पायरोमीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो पायरोमीटर यूज करते हैं ऐसे रेड हॉट मेटल्स का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 128, which type of heat transmission takes place through the physical contact। अब इसके ऑप्शन से कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और रिफ्लेक्शन। अब देखो कंडक्शन होता क्या है, कंडक्शन होता है प्रोसेस बाय विच हीट और इलेक्ट्रिसिटी इज डायरेक्टली, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी इज डायरेक्टली transmitted through the material, ठीक है। जैसे साउंड वेव्स होती हैं, वो ट्रैवल करती है थ्रू अ मीडियम, तो उसको हम कंडक्शन बोलते हैं। इसी तरीके से ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस ट्रैवल करती है अलोंग नर्व्स, तो वो भी थ्रू कंडक्शन होता है, जिसमें फिजिकल कांटेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, मूवमेंट कॉज्ड बाय मूवमेंट कॉज्ड विद इन फ्लूइड। फॉर एग्जाम्पल किसी फ्लूइड के अंदर जो मूवमेंट होता है, जैसे कि अगर हम वाटर को बॉईल करते हैं तो वाटर रफली सर्कुलर पैटर्न्स में मूव करता है बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण कन्वेक्शन हो सकता है, ठीक है। रेडिएशन का क्या मतलब है, रेडिएशन इज एनर्जी, ठीक है, एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम अ सोर्स, जो किसी सोर्स से आ रही है वो एनर्जी, एंड ट्रैवल थ्रू स्पेस, ठीक है, उसको हम रेडिएशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे मिरर में होती है रिफ्लेक्शन की, जैसे रे ऑफ लाइट आ रही है और यहाँ से बिना एब्जॉर्ब हुए वो इससे टकरा करके सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, ठीक है। लाइट और साउंड वेव्स इसी तरीके से रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये मिरर है और लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे इस पर टकराती है और बिना एब्जॉर्ब हुए वो सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं, राइट, रिफ्लेक्शन। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, टाइप ऑफ हीट ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस थ्रू फिजिकल कांटेक्ट। तो फिजिकल कांटेक्ट से जो हीट ट्रांसमिशन हो रहा है वो क्या है, कंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ हीट ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस बाय अपवर्ड फ्लो। अभी हमने डिस्कस किया कि मूवमेंट कॉज्ड विद इन फ्लूइड, जैसे वाटर बॉइल करता है तो अपवर्ड फ्लो के कारण ऊपर की डायरेक्शन में वो रफली जो वाटर के सर्कुलर मोशन होता है, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, अपवर्ड फ्लो की बात करी गई है हीट ट्रांसमिशन, तो इसका आंसर क्या होगा, कन्वेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is the radiation method of heat transmission। अब फर्स्ट ऑप्शन देखो, an iron rod is heated with one of its end and heat transmitted to other end। सेकेंड क्या है, cold water goes to the bottom from top while on heating the water। थर्ड है, on heating gases heat transmitted to surroundings।
और फोर्थ ऑप्शन है इसमें द हीट फ्रॉम सन ट्रेवल्स थ्रू द स्पेस। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि रेडिएशन का क्या मतलब होता है। रेडिएशन का मतलब होता है, देखो दोबारा से, रेडिएशन ये रहा, एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम अ सोर्स, किसी भी सोर्स से जो एनर्जी आ रही है और स्पेस के थ्रू ट्रैवल कर रही है। तो जो एनर्जी इस ऑप्शन में सन से आ रही है, सन क्या हो गया, सोर्स हो गया, ठीक है, और वो स्पेस के थ्रू ट्रैवल कर रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेडिएशन, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is called if length of the solid expands when heating। तो जब लेंथ में चेंज आ रहा है, जब भी हम, आपको पता है जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो थोड़ा सा फैल जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है। वो एक्सपेंशन हमें लेंथ वाइज भी दिखाई दे सकता है, हो सकता है उसके सरफेस एरिया में एक्सपेंशन आया हो सकता है उसका वॉल्यूम भी एक्सपैंड हो गया हो, ठीक है, हो सकता है उसका एरिया एक्सपैंड हुआ, तो वो एक्सपेंशन किसी भी तरह से हमें दिखाई दे सकता है और हमें पता लग सकता है। तो जब लेंथ वाइज एक्सपेंशन हो रहा है, लीनियर, ये लेंथ वाइज एक्सपेंशन हो रहा है जब, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है। और सुपरफिशियल एक्सपेंशन जो है वो सरफेस एरिया से रिलेटेड होता है, क्यूबिकल एक्सपेंशन यानी कि वॉल्यूम से रिलेटेड होता है ये एक्सपेंशन, और एरिया एक्सपेंशन का मतलब एरिया से रिलेटेड होगा, एरिया में इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसमें लाइन लेंथ की बात करी गई है, तो इसका मतलब लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो लेंथ इज रिलेटेड टू लीनियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो 132, what is change in length per unit original length per degree rise in temperature called। इसको हम क्या बोलते हैं, देखो लेंथ की बात हो रही है फिर से, ठीक है। तो पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ में क्या चेंजेस आया, लेंथ में क्या चेंज आया अगर हमने 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज कर दिया, ठीक है। जब हमने टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ा दिया तो ओरिजिनल लेंथ के हिसाब से 1 यूनिट लेंथ के हिसाब, 1 यूनिट लेंथ में कितना चेंज आया, उसको हम क्या बोलते हैं। अब लेंथ की बात कर रहे हैं तो फिर से लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे हम उसको, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। नेक्स्ट देखो 133, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब जब हम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो तो वो क्या है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन लेंथ, ठीक है, अपॉन पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ इनटू पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन लेंथ का मतलब हो गया मीटर, इसकी जो भी यूनिट होगी वो मीटर होगी, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट ले लेते हैं। इस वाले लेंथ की भी मीटर होगी और टेम्परेचर की क्या होगी, डिग्री सेल्सियस। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ पर नंबर आएगा कोई ना कोई वैल्यू, नंबर पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका मतलब नंबर पर डिग्री सेल्सियस इज यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर 2 टाइम्स लीनियर एक्सपेंशन। तो 2 टाइम्स लीनियर एक्सपेंशन की जब हम बात करेंगे तो इट विल बी कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन दैट इज रिलेटेड टू सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और अगर हम 3 टाइम्स लीनियर एक्सपेंशन की बात करते हैं तो इट मींस 3 डायमेंशंस हो गई ना, तो हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वॉल्यूम से रिलेटेड क्या होता है, क्यूबिकल एक्सपेंशन, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द टर्म कॉल्ड फॉर 3 into linear expansion। तो वो क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन दैट इज रिलेटेड टू वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ रॉड इफ इट इज फाउंड टू बी 100 मीटर लॉन्ग एट 20 डिग्री सेल्सियस। अब ये ध्यान से पढ़ना, 100 मीटर लॉन्ग ये लेंथ है ओरिजिनल, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पे जब हमने मेजर किया, फिर वो होगी 100.14 मीटर, यानी कि चेंज इन लेंथ कितना है, चेंज इन लेंथ दैट इज 0.14 मीटर इज द चेंज इन लेंथ, ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज चेंज इन टेम्परेचर, हाउ मेनी डिग्रीज टेम्परेचर इज रेज्ड
तो पहले 20 डिग्री सेल्सियस था, अब 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आया? चेंज इन टेम्परेचर 100 माइनस 20 यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया टेम्परेचर में, जब हमने 20 से 100 कर दिया उस टेम्परेचर को। तो चेंज इन लेंथ आया 0.14 मीटर्स, लीनियर एक्सपेंशन हो गया ये, और चेंज इन टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस आया। तो हमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, लेंथ की बात कर रहे हैं तो लीनियर एक्सपेंशन की बात करेंगे। वो क्या होता है? चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ यानी कि कितनी? 100 मीटर्स। ठीक है, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर तो मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर यानी कि 80। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा? 1.75 इंटू 10 टू द पावर -5, और इसकी यूनिट क्या होती है? पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 1.75 इंटू 10 टू द पावर -5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज कॉल्ड फॉर द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। इसके ऑप्शंस दिए हुए हमें सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट और मिक्सिंग ऑफ हीट। अब देखो ये समझो कि ये है क्या। एक यूनिट मास, 1 यूनिट मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा यानी कि हीट चाहिए उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट मास को 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए जितनी हीट चाहिए उसे स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, यानी कि शष्ट ऊष्मा। ठीक है, उसके बाद है सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट का क्या मतलब है? हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट जितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है या किसी सब्सटेंस से निकल रही है, ठीक है, और गिवन ऑफ बाय अ सब्सटेंस, उसके फिजिकल स्टेट में कोई परिवर्तन किए बिना, यानी कि उसके फिजिकल स्टेट में कोई भी चेंज लाए बिना, किसी भी सब्सटेंस से जो हीट, कोई सब्सटेंस जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है या उससे निकल रही है हीट, लेकिन उसके फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंसिबल हीट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का क्या मतलब है? हीट एब्जॉर्ब्ड और गिवन ऑफ बाय सब्सटेंस ड्यूरिंग चेंज इन फिजिकल स्टेट, ड्यूरिंग चेंज इन फिजिकल स्टेट, यानी कि उसका जब हम फिजिकल स्टेट चेंज कर रहे हैं, लेकिन एक बात आपने ध्यान रखनी है, इसमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। राइट, उसके बाद मिक्सिंग ऑफ हीट, कोई भी 2 सब्सटेंसेस को मिक्स करने पर जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं वो या फिर जो हीट निकलती है उसको मिक्सिंग ऑफ हीट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? देखो, amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance through 1 degree Celsius। तो इसका आंसर क्या होगा? C, यानी कि स्पेसिफिक हीट। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड? मास दिया हुआ है 120 लीटर्स। ठीक है, तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर m क्या है? मास है, c क्या है? स्पेसिफिक हीट है, जिसको हम s से भी डिनोट करते हैं और c से भी डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा t क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब हीट निकालना है, तो मास कितना दिया हुआ? 120 लीटर्स। 120 लीटर्स का मतलब हो गया, वाटर की बात कर रहे हैं तो 120 किलोग्राम। ठीक है, तो 120 इंटू
स्पेसिफिक हीट कितनी दी हुई है हमें 4.2 और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, पहले था 20 डिग्री सेल्सियस अब हो गया 85 डिग्री सेल्सियस, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर कितना आया 85 माइनस 20 विल बी 65 डिग्री सेल्सियस। तो इसको सॉल्व करोगे जब तो आंसर आएगा 32760 किलो जूल, क्योंकि ये किलोग्राम में लिया है मास तो किलो जूल में हम ले सकते हैं हीट। अगर हम इसको ग्राम में लिखते तो जूल में आंसर आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो गया 32760, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 85.5 ग्राम। अब ये हमें ग्राम में दिया होगा, अगेन मास हीट क्या होगा मास इनटू, अब ग्राम में है तो ध्यान रखना आंसर जूल्स में आएगा। ठीक है, इनटू स्पेसिफिक हीट सैंड की दी हुई है हमें 0.1 इनटू चेंज इन टेम्परेचर, 35 डिग्री फाइनल टेम्परेचर है, 20 डिग्री इनिशियल टेम्परेचर है, चेंज कितना आया 15 डिग्री का आया, तो इनटू 15, तो आंसर क्या आ जाएगा 128.25। अब यहाँ ग्राम में लिया है हमने मास तो आंसर जूल्स में आएगा। ठीक है, तो 128.25 यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो 140, व्हाट इज द अब स्पेसिफिक हीट निकालनी है हमें और हमें गिवन है एनर्जी 510 कैलोरीज टू रेज द टेम्परेचर, ये मास दिया हुआ है 170 ग्राम ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हैं हम 50 से 80, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया 30 डिग्री सेल्सियस हो गया चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रही हूं, हीट इज इक्वल टू, तो हीट कितनी है 510 इज इक्वल टू मास कितना है 170 ग्राम्स, स्पेसिफिक हीट हमें निकालनी है। ठीक है, और हमें चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है 30, 510 अपॉन 170 इंटू 30 इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट का मेजरमेंट क्या आ जाएगा, दैट इज 0.1 कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, तो इट विल बी 0.1, आंसर ऑप्शन ए। स्पेसिफिक हीट को कई जगह सी से भी डिनोट किया हुआ होगा, कहीं कहीं एस से भी डिनोट किया हुआ होगा। ठीक है, 141 क्वेश्चन देखो, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 300 ग्राम्स ऑफ कॉपर, जिसकी स्पेसिफिक हीट क्या है 0.092 कैलोरीज पर ग्राम। अब मास किस में लेना है हमें ग्राम में लेना है और हीट किस में आएगी कैलोरीज में आएगी। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट की यूनिट हमें यही दी हुई है। तो क्वांटिटी ऑफ हीट निकालनी है, यानी कि क्यू निकालना है, मास कितना है 300 ग्राम्स, तो मास हो गया 300 ग्राम्स, स्पेसिफिक हीट 0.092, ठीक है, इनटू चेंज इन टेम्परेचर। देखो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, कितने डिग्री का चेंज आया 50 डिग्री का चेंज आया, 75 माइनस 25, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ 50। इसको हम मेजर कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो अब मास हमने ग्राम्स में लिया है तो आंसर कैलोरीज में आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1380 कैलोरीज। किलो कैलोरीज में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000, 1.38 किलो कैलोरीज आ गया आंसर। तो 1.38 यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, हाउ मच हीट is absorbed by copper ingot weighing 400 किलोग्राम। अब ये मास हो गया 400 किलोग्राम। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर कितना आ रहा है 72 माइनस 40 यानी कि 32 डिग्री सेल्सियस इज द चेंज इन टेम्परेचर। और स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर हमें दी हुई है 0.09 और क्यू फाइंड करना है, हीट फाइंड करना है। तो मास इनटू स्पेसिफिक हीट
0.09 दी हुई है, इनटू चेंज इन टेम्परेचर 32। अब ये किलोग्राम में मास ले रहे हैं यहाँ पर, तो किलो कैलोरीज में आएगा आंसर। सो आंसर क्या है 1152 और यूनिट क्या होगी किलो कैलोरीज, 1152 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो 143, what is called for the materials that restricts the heat flow by radiation? जो मटेरियल हीट फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं, ठीक है, तो प्रबंधित करते हैं, प्रतिबंधित करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं इंसुलेटर्स, क्योंकि कंडक्टर्स तो अलाउ करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि वो अलाउ करते हैं हीट को फ्लो करने के लिए। इंसुलेटर्स रोकते हैं। फेरस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिस आयरन से रिलेटेड, जिसमें लोहा होता है, आयरन होता है, और नॉन फेरस जिसमें लोहा नहीं होता है, ठीक है, तो इंसुलेटर्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, विच वन इज द हीट इंसुलेटर? हीट इंसुलेटर इसमें से कौन सा है, यानी कि किसमें ऊष्मा चालकता सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर क्या होगा थर्मोकोल, ठीक है, तो थर्मोकोल तो थर्मोकोल एक हीट इंसुलेटर है, ठीक है, कॉपर तो तांबा हीट रेजिस्ट नहीं करता, एल्यूमिनियम भी हीट रेजिस्ट नहीं करता, ब्रास भी हीट रेजिस्ट नहीं करता, तो थर्मोकोल हीट इंसुलेटर है, ठीक है, वो हीट को रोकता है। नेक्स्ट, विच वन हैज द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी? तो इनमें से सबसे ज्यादा ऊष्मा चालकता सर्वाधिक किसमें है? सॉलिड आइस में, मेल्टिंग आइस में, वाटर में या स्टीम में है? तो इसका आंसर क्या है? थर्मल का मतलब हो गया हीट, हाईएस्ट कंडक्टिविटी जो है वो किसमें होती है? सॉलिड आइस में होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो 146, which one of the following is not the property of heat insulating material? ये है, ठीक है, लेकिन डक्टिलिटी का हीट इंसुलेटिंग मटेरियल से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब, क्योंकि डक्टिलिटी क्या होती है? एबिलिटी टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स, उसका हीट इंसुलेटिंग मटेरियल से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? डक्टिलिटी, क्योंकि उसने पूछा है कि कौन सी इसमें से हीट इंसुलेटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है, तो लो कंडक्टिविटी, फायर रेजिस्टेंस और लेस मॉइस्चर ऑप्शन, ये एब्जॉर्प्शन, ये तीनों उसकी प्रॉपर्टीज हैं, डक्टिविटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which insulating material is most widely used in refrigerators? रेफ्रिजरेटर्स में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है पॉलीयूरेथीन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। रेफ्रिजरेटर्स में कूलिंग के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा यूज होता है? पॉलीयूरेथीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which one is poor heat insulator? यानी कि एक खराब ऊष्मारोधक है, तो इनमें से कौन से है? ग्लास, कॉर्क, रबर या सॉडस्ट? तो इसमें जो सबसे खराब ऊष्मारोधक है, पुअर हीट इंसुलेटर है, वो है ग्लास, ठीक है, आउट ऑफ दीज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 149, व्हाट इज नोन फॉर द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड मेल्ट्स टू लिक्विड? यानी कि सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें? लिक्विड में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यानी कि वो मेल्ट हो रहा है, तो मेल्ट से रिलेटेड उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे जिस पर सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है? दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम? अब ये आपको याद होना चाहिए कि एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 660 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 660 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिनियम मेल्ट होकर के लिक्विड में, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, तो 660 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को आज के सेशन में सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच।